Guys, welcome back to Mumta Nipal tutorial. And guys, in this video we're going to solve more MCQs which will be based on biology subject, and all these MCQ will be from 11th and 12th class biology. Okay, so let's start with the questions. Let's start with the question first. If there are 999 bases are there in an RNA that codes for a protein with 333 यानी 333 amino acid and the base at the position 901 is deleted. एक बेस है जो 901 के ऊपर था जो कि डिलीट हो गया है, such that the length of the RNA become 998 यानी 998 की लेंथ बची है. पहले हमारे पास क्या था, 999 बेसिस थे, लेकिन अब एक डिलीट हो गया है, 901 वाला डिलीट हो गया है. इसकी वजह से अब हमारे पास RNA क्या है, 998. हाउ मैनी कोड्स विल बी अल्टर्ड, तो कितने कोड्स जो होंगे वो चेंज हुए होंगे, अब ये पता लगाना है. अब देखिए हमारे पास आरएनए के अंदर कोड क्या होता है, किसे कहते हैं, ये कोडॉन क्या चीज़ होती है. देखो ATGC हमारे पास सीक्वेंस होती हैं, ठीक है, यानी हमारे बेस पेयर क्या होते हैं, ATGC, ये बेस पेयर हमें होते हैं नॉर्मली डीएनए के अंदर, ठीक है. एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिसिन एंड साइटोसिन. जो एडेनाइन होगा वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है, किसमें, थाइमिन के साथ, और थाइमिन जो होगा वो एडेनिन के साथ. ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड होता है साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास ग्वानिन के साथ. तो ये हमारे पास ऐसे बॉन्डिंग बन के हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे तैयार होता है. ये हमारे पास यहाँ पे T बन जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ G आ जाएगा, और सो ऑन. इस हिसाब की हमारी डीएनए की सीक्वेंस होती हैं. अब हमारे पास क्या है, रेप्लिकेशन में तो डीएनए से डीएनए बनता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से हमारे पास क्या चीज़ आती है, एक स्टैंड आता है जिसको हम आरएनए बोलते हैं, ठीक है. और ये जब आरएनए मैच्योर हो जाता है इसको एमआरएनए कहते हैं. ये मैच्योर आरएनए के नाम से एम नहीं आया है, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए. तो जब ये आरएनए आता है इसके ऊपर जो कोड लगी हुई होती है, ये कोड थोड़ी सी अलग होती है. इसमें क्या होता है, AUGC ऐसी सीक्वेंस लगी हुई होगी, ठीक है, यानी T की जगह पे यू हम यूज करते हैं किसके अंदर, आरएनए के केस में. बाकी सारे बेस पेयर हमारे सेम रहते हैं. तो ये तो हमारे पास क्या है, बेस, जिसको हम बेस बोले जा रहे हैं ना बार बार, ये बेस क्या है, दीज आर दी बेस. अब हमारे पास जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करना है. ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, अब हमारे पास डीएनए से आरएनए बनेगा, जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है. देखिए डीएनए से अगर डीएनए ही बन रहा है, दिस इज नोन एज दी रेप्लिकेशन, दिस प्रोसेस इज रेप्लिकेशन. अगर डीएनए से mRNA बन रहा है तो वी कॉल इट एज अ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. और अगर mRNA से हमारे पास प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं. तो ये कंप्लीट हमारा सेंट्रल डोग्मा होता है जो आपको याद रखना है, ये पूरा सीक्वेंस होता है. अब देखो हमारे पास जब डीएनए से mRNA बन रहा है, पूरा प्रॉपर बन रहा है, लेकिन mRNA जो चीज़ बन गई, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास mRNA. इससे अब प्रोटीन बनाना है तो हमेशा 3 के कोड के हिसाब से चलेगा, यानी AUG जो होगा ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा. दूसरा हमारे पास CAU कुछ होगा तो वो एक अमीनो एसिड को, यानी अलग अलग हमारे पास 3 का सेट चलेगा, तब हमारे पास कोड होता है एक अमीनो एसिड. तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या बोला गया है, हमारे पास कितने बेसिस थे, पहले थे हमारे पास 999 बेसिस थे, और हम कितने 333 यानी 333 अमीनो एसिड कर रहे थे, क्योंकि 3 जो बेस पेयर हो गए वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा. तो ऑब्वियसली हमारे पास ये बिल्कुल सही सीक्वेंस दे रखा है. अगर हमारे पास 901 वाले में कुछ गड़बड़ हो गई है, एक डिलीशन हो गया. अब डिलीशन को समझो कैसे डिलीशन होता है. अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है एक mRNA की, दिस इज द AUGCAGGUCA, मान लो आप ऐसे कोई सीक्वेंस हमारे रैंडम mRNA है ये, ठीक है. अब ये mRNA के अंदर हमने क्या किया, म्यूटेशन कर दिया. मान लो कि यहाँ पे हमारे पास म्यूटेशन हो गया, ठीक है. या फिर एक मिनट रुको, पहले आप समझो कि इससे प्रोटीन क्या बनना था. आप इससे इमेजिन करो, दिस इज कोडिंग 1 प्रोटीन, दिस इज कोडिंग 2nd प्रोटीन, दिस वन विल कोड 3rd प्रोटीन, और 4th प्रोटीन हमारे पास यहाँ से हम बना लेते हैं एक और, दिस विल कोड फॉर अ प्रोटीन नंबर 4. मान लो कि ये हमारे पास नॉर्मली ये प्रोटीन हमारे उस mRNA से आने चाहिए थे.
लेकिन अब हमारे पास क्या चीज़ हो गई है, म्यूटेशन हो गई है। मान लो कि यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है, म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन की वजह से ये क्या है, डिलीट हो गया, डिलीशन हो गया, ये हट गया है यहाँ से। तो अब हमारे पास सीक्वेंस क्या चीज़ आ जाएगी, नाउ वी विल हैव अ सीक्वेंस वेयर ए यू जी सी ए जी, ये बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर से यू का यू आया है, लेकिन उसकी जगह अब यू नहीं है, यू की जगह हमारे पास सी आ गया, ए आ गया, जी आ गया और सी आ गया। अब ये सीक्वेंस बन गई हमारी इसकी। ये वाला क्या है, जो ए यू जी था किसको कोड कर रहा था, प्रोटीन ए को कर रहा है, अभी भी प्रोटीन ए को ही कर रहा है। ये वाला हमारे पास क्या है, प्रोटीन 2 को कर रहा था, ये भी 2 को कर रहा था, अभी भी 2 को ही कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, ये वाली सीक्वेंस बदल गई है। प्रोटीन 3 अब नहीं बनेगा। प्रोटीन 3 किससे, GUC से बन रहा था, लेकिन U अब हमारे पास हट गया है। अब वो क्या बन गया, GCA बन गया। अब ये किसी और अमीनो एसिड को बनाएगा। तो मान लो यहाँ अमीनो एसिड हमारे पास कोई प्रोटीन A बन रहा है, तो अब उसके बाद वाली भी जितनी सीक्वेंस होंगी वो सारी की सारी हमारी चेंज हो जाएंगी। यानी जहाँ से म्यूटेशन हुआ है वहाँ से हमारे आगे की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, लेकिन उससे पहले वाले हमारे सारे क्या होते हैं, नॉर्मल बनते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन को समझो। हमारे पास 901 के अंदर डिलीशन हो गई है, तो कौन सी ऐसी है, सच दैट द लेंथ ऑफ RNA बिकम 998। ठीक है, 998 का बेसिस बन गए। हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अल्टर, कितने कोडॉन्स अल्टर, कितने कोडॉन्स चेंज हुए होंगे। तो आप क्लियरली देखो हमारे पास कितने थे, 999 थे, जिसमें से हमारे पास ये कोड किसको कर रहे थे, 333 अमीनो एसिड, दीज आर दी बेसिस। ठीक है, अब अगर हमारे पास 900 बेस पेयर अगर हम देखते हैं, तो 900 के अंदर हम कितने को कोड करेगा, वो 300 को। ये हमारे पास क्या है, बेस है, 900 बेस 300 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं ना, 901 वाला डिलीट हुआ है, यानी उससे पहले वाले तो सारे नॉर्मल होंगे, यानी 300 तो हमारे नॉर्मल होंगे, उसके बाद वाले सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने अमीनो एसिड बन रहे थे, 333 बन रहे थे, और 300 हमारे पास कितने हैं, नॉर्मल हैं। यानी 33 अमीनो एसिड जो बाद में बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अल्टर होंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया, हमारे पास कौन से वाले अल्टर हो रहे हैं, 333 अमीनो एसिड जो बाद में बने हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास राइट आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन 2 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी। पेशेंट बॉडी कभी कभार एक्सेप्ट नहीं करती, अगर हम ट्रांसप्लांटेशन कर भी देते हैं किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू का, लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट की जो बॉडी होती है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो अपना मानती ही नहीं है। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। इस टाइप के रिजेक्शंस को के अंदर कौन सा इम्यून सिस्टम, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो इसका आंसर हम सभी को पता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। डायरेक्टली जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेल, टिश्यू या ऑर्गन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं, खत्म करने लग जाते हैं उस सेल को, उस टिश्यू को या उस ऑर्गन को, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है। तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाए, हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स करे, इतना टाइम नहीं दिया जाता। डायरेक्टली क्या होते हैं, सारे के सारे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से अटैक करना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। देखो इनमें से कौन सी लाइफ साइकिल होती है। अब ये लाइफ साइकिल, ये डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है, यहाँ डिप्लॉन्टिक है, इनका क्या मतलब होता है, एक हैप्लॉन्टिक है। ये 3 वर्ड होते हैं हमारे, ठीक है। इन सबको पहले समझते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं, अल्टरेशन। ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की लाइफ साइकिल आती हैं। एक आती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि एक हमारे पास क्या है, जाइगोट है। दिस इज द जाइगोट विच हैज़ 2n नंबर। हमें बस ये देखना है कितने नंबर हैं, 2n नंबर है, तो ये क्या डिप्लॉयड है हमारे पास। अब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। नॉर्मली एनिमल्स में यही होता है, ये हमारे पास मियोसिस, सॉरी एनिमल्स के अंदर नहीं होता, ये हमारा डिप्लॉयड होता है एनिमल्स में। तो ये हमारे पास जाइगोट होगा। जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो रहा है, इसमें से हमने क्या बनाया है, एक स्पोर बनाया है, और ये स्पोर हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और ये एडल्ट क्या करेगा, आगे जाके गैमेट्स बनाएगा।
गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट ये है, एक गैमेट हमारा बाहर से आएगा ना, यानी दिस इज द मेल फीमेल और दिस वन इज द मेल, मान लो कोई सा भी हो, तो ये दोनों के दोनों फ्यूजन होंगे और ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हाट इज द रिजल्ट, वी विल गेट अ ज़ाइगोट विच इज़ 2n नंबर। तो हमारे पास अब ये चीज़ देखी जाती है कि कहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, सिर्फ हमारे पास 2n नंबर कब हो रहा है, सिर्फ इतने एरिया के अंदर, यानी ये भी मान लो आप फर्टिलाइजेशन का भी अगर हिस्सा मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला हिस्सा मान लो कि ये हमारे पास क्या है 2n में जा रही है हमारी लाइफ साइकिल, और बाकी ये सारी की सारी क्या है n में है, यानी इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सिर्फ n है। तो अब ये क्या है, ज़्यादा ये है, इसीलिए इसको हम हैप्लॉन्टिक बोल रहे हैं, क्योंकि हैप्लॉइड जो लाइफ साइकिल है उसकी ज़्यादा है। अगर हम डिप्लॉइड की बात करें तो डिप्लॉइड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अगर ये एडल्ट है, दिस इज़ द एडल्ट जो कि हमारे पास 2n नंबर का है, दिस विल गो अंडरगो द प्रोसेस विच इज़ मियोसिस, मियोसिस करेगा तो मियोसिस से हमारे पास क्या होंगे, गैमेट्स बनेंगे। सो दीज आर दी गैमेट्स, हमारे पास 2 गैमेट्स बन रहे हैं। अब वो 2 गैमेट्स हमारे पास फ्यूज़ करेंगे, यानी एक मेल एक फीमेल, ये तो अकेला भी है, एक गैमेट हमारी बॉडी के अंदर 2 गैमेट्स बन रहे हैं एक सेल से। अब वो भी ये भी हो सकता है ना, अब ये वाला कहीं और से आए, ये वाला कहीं और से, और दोनों का फ्यूजन होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज़ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा, और ज़ाइगोट के बाद हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, वही डेवलप होके 2n नंबर में बन जाएगा, यानी हमारे पास एडल्ट के अंदर आ जाएगा। तो अब आप ये चीज़ देखो, हमारे पास हैप्लॉइड कितना, सिर्फ इतना वाला पोर्शन जो है वो हैप्लॉइड है, और बाकी सारे के सारे हमारे 2n नंबर में है, दिस वन इज़ दी n नंबर। तो हमारे पास n नंबर छोटा है तो छोटा है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक। दिस लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों, एक और आता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, दोनों के दोनों आधे आधे में होंगे, जैसे ये हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट है, दिस इज द स्पोरोफाइट जो कि हमारे पास क्या होता है 2n नंबर का होता है। अब ये वाला हमारे पास क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस प्रोसेस, ठीक है। अब मियोसिस से हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, गैमिटोफाइट्स बनेंगे, तो दिस इज दी गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट क्या हो सकता है, किससे बन रहा है, ये पहले मियोसिस में कन्वर्ट क्या होगा, हमारे स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स से वो क्या बनेगा, गैमिटोफाइट्स बनेंगे। अब हमारे पास 2 गैमेट्स आ गए, एक हमारे मेल से जो एक खुद की बॉडी से आएगा और एक बाहर से आ गया, तो मेल और फीमेल 2 होंगे, दोनों के दोनों फिर से फ्यूज़ करेंगे, क्या बन जाएंगे, ये फर्टिलाइजेशन होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा। हियर इज द ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट फिर से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पोरोफाइट्स के अंदर। तो हमारे पास हो क्या रहा है, बिल्कुल प्रॉपरली हाफ टाइम है, यानी आधी बॉडी जो आधी लाइफ साइकिल है उसकी वो किस में जा रही है, 2n नंबर में जा रही है, और आधी बॉडी या फिर हम ये कह सकते हैं लाइफ साइकिल जो है उसकी n नंबर में जा रही है। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जब हमारे पास आधे आधे होते हैं। तो अब हमें ये आपको वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या चीज़ है। डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, ज़्यादातर लाइफ साइकिल 2n में जा रही है, और हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या मतलब है, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों बराबर की क्वांटिटी के अंदर लाइफ साइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस हिसाब से हमने देखना है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो एक्टोकार्पस होता है ये कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है इसकी लाइफ साइकिल, और जो फ्यूकस होता है उसका हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। तो फ्यूकस हमारे पास डिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।